Hello students, in today's lecture number 16 on ray optics and optical instrument, we shall have discussion on numerical problems as well as conceptual problems. First we shall discuss the solve examples of chapter 9 of your NCERT textbook, and then we shall have discussion on questions of exercise. So first example 9.1, what is there in this example? You see, suppose that the lower half of the concave mirror's reflecting surface in figure 9.5. Figure 9.5. So this one is figure 9.5, right? This one is figure 9.5. In this figure 9.5, the lower half, this lower half, पोल से नीचे वाला हिस्सा कवर कर दिया जाता है. ये कॉनकेव मिरर है, इसका लोअर हाफ कवर कर दिया जाता है. किससे कवर कर दिया जाता है? विद एन ओपेक और नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल. एक ओपेक जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है. ध्यान रखिए, नॉन रिफ्लेक्टिव मटेरियल जो कि ओपेक है और नॉन रिफ्लेक्टिव है, ऐसे मटेरियल से कवर कर दिया जाता है. यदि मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं. ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है. यदि इसमें डायग्राम ना भी दे तो आप बना सकते हैं. और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल होता है, यह इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस होता है. इस लोअर पोर्शन को कवर कर दिया जाता है ओपेक और नॉन रिफ्लेक्टिंग, जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए. यदि नॉन रिफ्लेक्टिंग नहीं हुआ तो इमेज बन जाएगा, है या नहीं? नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से इसको कवर कर दिया जाता है, लोअर हाफ को. सो व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो जो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है. तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? तो आंसर है इमेज, कंप्लीट इमेज विल फॉर्म. कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल फॉर्म. पूरी इमेज बनेगी. क्यों बनेगी? बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द मिरर इज responsible, or we can say true. The laws of reflections are true for each and every points of the mirror. मिरर के प्रत्येक हिस्से के लिए, प्रत्येक पॉइंट के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू होते हैं, ठीक है. सो इमेज विल फॉर्म, पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी. कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल फॉर्म because laws of reflection are true for all points of the mirror. ऑल पॉइंट्स ऑफ द मिरर. ये जो हिस्सा बचा है इसके लिए भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्या होंगे? ट्रू होंगे. तो कंप्लीट इमेज बनेगी. अब एक लाइट रे आप ऐसे पैरेलल भेजिए. देखिए यहाँ पर लाइट रे जाएगी, फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है या नहीं? दूसरी लाइट रे यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, पोल पर गई और ऐसे आएगी. देखिए ये दोनों यहाँ मिल रही हैं, तो इमेज बनी या नहीं बनी? इमेज बनी, ए डैश बी डैश. तो लोअर हाफ को आप कवर कर दें नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, नॉन रिफ्लेक्टिंग ओपेक मटेरियल से, तब भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनेगी. ध्यान रखिए, क्योंकि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो प्रत्येक पॉइंट के लिए ट्रू होते हैं, ठीक है. जो प्रॉब्लम आएगी, ऐसा करने से जो इफेक्ट पड़ेगा इमेज पर, वो क्या होगा? the effect of covering
लोअर या कोई भी लोअर पार्ट हो, हाफ पार्ट ऑफ मिरर with opaque non-reflecting material the effect of covering lower half part of the mirror with opaque non-reflecting material is that the intensity of the image will get reduced. इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी. क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि आधा आपने कवर कर दिया, तो एरिया जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो कम हो गया. बिकॉज एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिक्रीज्ड. ठीक है, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. चलिए, ये बात हो गई. तो इमेज पूरी बनेगी लेकिन इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, पहले की हाफ हो जाएगी, आधा पोर्शन यदि आपने कवर किया है तो. चलिए, एग्जाम्पल 9.2. ए मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर. ए मोबाइल फोन lies along the principal axis of a concave mirror as shown in the figure 9.7. मैं बना देता हूँ आपको. जो फिगर इसमें गिवन है बुक के अंदर, वो फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है. ये मैं बना रहा हूँ. ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर इसका फोकस है, और ये पोल है. और कह रहा है कि इस जगह एक मोबाइल इस तरीके से रखा हुआ है. एक मोबाइल रखा हुआ है इस तरीके से, और ये इसका एंटीना. ठीक है, मोबाइल का इस तरीके से यहाँ पर एक मोबाइल रखा हुआ है. ये है मोबाइल. ठीक है, यहाँ रखा हुआ है मोबाइल. ये पार्ट ए नाम दे देता हूँ, इसको पार्ट बी नाम दे देता हूँ. ठीक है, और ये सी है. और यहाँ से एक लाइट रे इन्होंने पैरेलल भेजी. पैरेलल जाने के बाद वो फोकस से पास होगी, ये आप जानते हो. ठीक है, दूसरी लाइट रे यहीं से ए से उन्होंने फोकस से पास करते हुए भेजा. दूसरी लाइट रे को उन्होंने फोकस से पास करते हुए भेजा इस तरीके से, और फोकस से पास होने के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी. कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, और यहाँ पर मिलेंगे. तो यहाँ जहाँ मिल रही हैं ये दोनों लाइट रे जहाँ ये मिल रही हैं, ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से ये आई और ये इस तरीके से गई और इस जगह मिली. ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से भी आप फोकस से पास करते हुए भेजो, ये गई और ये यहाँ पर मिली, इस जगह मिली. ठीक है, और ये इस जगह मिल रही है. तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा, देखो ये लाइट रे यहाँ से एक आ रही है, ये आ रही, ये लाइट रे यहाँ से एक आ रही है, ये आ रही. तो ये पॉइंट हो जाएगा ए का इमेज ए डैश. और ये पॉइंट देखिए कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये आ गया. ठीक है, एक यहाँ से आ गया और एक यहाँ से आ रहा है और एक ए से आ रहा है. तो ये ए डैश है, तो ये डेफिनेटली बी डैश हो जाएगा. तो ए बी का ये इमेज इस तरीके से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा. ठीक है, डिस्टॉर्टेड इमेज आएगी. और यहाँ पर इस तरीके से ये मोबाइल की इमेज बन जाएगी. इस तरीके से मोबाइल की इमेज बनेगी. ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा यहाँ से. ये इधर स्ट्रेट था, यहाँ डिस्टॉर्टेड हो गया पोर्शन, और ये आपका एंटीना वाला हिस्सा हो जाएगा. ये इमेज बनेगी. ठीक है, इस तरीके से इमेज बनेगी मोबाइल की. ये मोबाइल की इमेज बन गई. ठीक है, तो जो
रे डायग्राम है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। क्या कह रहा है? ए मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, एस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ये मोबाइल फोन रखा हुआ है एज शोन इन द फिगर। सो वाई सूटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, हमने इस मोबाइल का रे डायग्राम बनाना था, ये बना दिया, यही पूछ रहा है। तो ये देखिए ए बी जो ये है ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा बेटा, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। आप क्या करना है, एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल भेजी, फोकस से पास हो गई, दूसरी लाइट रे यहीं से भेजो, फोकस से पास होते हुए यहाँ गई, ये ए डैश आ जाएगा। दोनों लाइट रे जहाँ मिलेंगी ये ए डैश होगा। और एक ये इस एंटीना से भेजो, इस तरीके से ये लाइट रे गई, ठीक है, फोकस से पास होते हुए इधर गई थी, पैरेलल इधर चली गई। और एक लाइट रे इधर से देखिए ये आ रही है, दोनों लाइट रे यहाँ मिली, तो ये ए डैश है तो ये बी डैश हो जाएगा, और ये ए बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, इसकी इमेज आएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। जब ए डैश बी डैश इधर है तो डेफिनेटली ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, एंटीना इधर है तो ये एंटीना इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी इमेज बन जाएगी। ए के अपोजिट है ना एंटीना, देखिए ए डैश के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इमेज बनानी है, ठीक है। यानी कि देखिए जो ये सी है, ये पॉइंट, ये इस सी को मैं सी को यहाँ ले लेता हूँ, ये बी सी, ठीक है, ये बी सी है, ये क्या है, बी सी है, ये बी सी है। ये वाला जो बी सी है वो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, ध्यान रखना, इस डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो विड्थ है मोबाइल की वो बढ़ जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है। चलिए इसमें यही पूछ रहा था, रे डायग्राम बनाना था। एग्जाम्पल 9.3, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 10 centimeter, number 1, number 2 5 centimeter in front of a concave mirror। देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल गिवन है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए। तो ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस हो गई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि आर की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और कैसी होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी ना, लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस होगा। भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, -15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ये वाला डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये -15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब -15 है तो फोकल लेंथ आपकी 7.5 हो गई। फोकल लेंथ कितनी हो गई इसकी, फोकल लेंथ सॉल्यूशन में देखें, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -15 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, -15 रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगी, यानी -7.5 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर, पोजीशन पता करनी है, नेचर पता करनी है, मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। दो केस दे रखे हैं, तो केस 1 ले लें पहले। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 10 सेंटीमीटर है, यानी u का वैल्यू -10 सेंटीमीटर दे रखा है। u का वैल्यू जब -10 है और ये मिरर है, ठीक है, तो पोजीशन, नेचर और मैग्निफिकेशन निकालना है, तो हमें v निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है मिरर के केस में, याद आ गया होगा आपको, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/v माइनस 1/10 हो जाएगा, माइनस इसलिए क्योंकि u माइनस है, और f का वैल्यू कितना है, -7.5 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो v का वैल्यू है बेटा वो आएगा, इधर ले जाएंगे इसको और एलसीएम लेंगे, 1/10 माइनस 1/7.5 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10 × 7.5 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, अपॉन -2.5, और ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी -30 सेंटीमीटर आ जाएगा v का वैल्यू। यानी इमेज कहाँ बन रही है,
30 सेंटीमीटर। किस साइड में? माइनस है, इसका मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में बन रही है। ठीक है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, सी और एफ के बीच में होगा डेफिनेटली, क्योंकि u इज इक्वल टू -10 है तो सी और एफ के बीच में है। तो इमेज कहाँ जाएगी? 30 सेंटीमीटर यानी बियॉन्ड सी जाएगी। चली गई? ठीक है, तो ये इमेज की प्लेस आ गई। अब मैग्निफिकेशन, ये तो इमेज की जगह आ गई, -30 सेंटीमीटर पर बन रही है इमेज। पोजीशन आ गई। अब पोजीशन के बाद में नेचर कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसे पता लगाएं रियल एंड इन्वर्टेड होगी या नहीं होगी? देखो, वैसे भी क्लियर है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है यदि उसी साइड में इमेज बनती है, किस केस में? कौन के मिरर के केस में? तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। लेकिन इसको हम मैग्निफिकेशन से भी पता कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मिरर के केस में -v/u होता है। मैंने बताया था आपको, ध्यान करो, h'/h इज इक्वल टू -v/u, ये बताया था मिरर के लिए। तो यहाँ हाइट की बात तो की नहीं जा रही है, केवल ये वाला बात किया जा रहा था। m इज इक्वल टू -v/u, तो m इज इक्वल टू -v का वैल्यू कितना है? -30, और डिवाइडेड बाय u का वैल्यू कितना है? -10। कितना है? -10। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो कितना आ गया? -3। मैग्निफिकेशन -3 आ रहा है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और मैग्नीफाइड होगी इमेज। कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी। मैग्निफिकेशन -3 है तो मैग्नीफाइड हो जाएगी इमेज। कैसी हो जाएगी? मैग्नीफाइड हो जाएगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और पोजीशन क्या होगी? देखो, पोजीशन पता चल गई हमें। पहले केस में पोजीशन हमने पता कर ली, -30 सेंटीमीटर। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन -3 यानी मैग्नीफाइड हो गई। केस 2 ले लें। अब केस 2 ले लो। u का वैल्यू क्या दे रखा है केस 2 में? -5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है ना, तो -5 लेंगे। 5 सेंटीमीटर है तो -5। तो u की वैल्यू जब -5 होती है तो v की वैल्यू निकालिए। अब इसी मिरर फॉर्मूले का यूज करके निकालना पड़ेगा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस हो जाएगा, u का वैल्यू -5 है इसलिए ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f मतलब -1.75। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। मैं सीधे लिख रहा हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लेकर के v निकालिएगा, और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। कैसा आ रहा है? प्लस में आ रहा है। अब प्लस में आ रहा है मतलब बिहाइंड द, अब प्लस 15 सेंटीमीटर आ रही है, यानी इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी। और बिहाइंड द मिरर इमेज कैसी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। भाई u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, इसका मतलब कहाँ रखा होगा? ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये मैग्निफिकेशन से भी हम चेक कर सकते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। तो v की वैल्यू क्या है? -v की वैल्यू क्या है? 15, और u की वैल्यू क्या है? -5। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया? m इज इक्वल टू +3। तो मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और पोजीशन क्या है? 15 सेंटीमीटर यानी बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। सपोज वाइल सिटिंग इन ए पार्क कार, मान लीजिए आप एक पार्क की हुई कार में, एक गाड़ी पार्क की हुई है, उस पर आप बैठे हुए हैं, उसके अंदर बैठे हुए हैं। सपोज वाइल सिटिंग इन ए पार्क कार यू नोटिस ए जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर। आपने कार के साइड व्यू मिरर में देखा और पीछे से एक जॉगर आ रहा है। ठीक है, और साइड व्यू मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कार है बेटा। ठीक है, ये मान लीजिए कार है, ये कार है, इसका ये साइड मिरर है और इधर वाला साइड मिरर। इस साइड मिरर में पीछे से ये जॉगर है, मान लीजिए ये आ रहा है इस तरीके से, और किस स्पीड से आ रहा है ये जॉगर? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार की तरफ आ रहा है। यानी 1 सेकंड में जॉगर कितना जा रहा है? 5 मीटर जा रहा है, इस स्पीड से चल रहा है जॉगर। ठीक है, और ये जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 2 मीटर है। ये मिरर है आपका कार का साइड मिरर,
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। इफ द जॉगर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर। अब जो इस जॉगर की इमेज इस मिरर में होगी वो किस स्पीड से दौड़ेगी, ठीक है, किस स्पीड से दौड़ती हुई अपीयर होगी। व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर, जब जॉगर 39 मीटर पर है। तो देखिए सॉल्यूशन में ये डायग्राम समझ में आ गया होगा आपको। तो पहला केस कह रहा है कि ये जब जॉगर 39 यानी यू का वैल्यू क्या है -39 मीटर, जॉगर ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो अब ये किस तरफ है ऑब्जेक्ट, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है। तो u का वैल्यू क्या होगा -39 सेंटीमीटर होगा। भाई बेटा ये मिरर है और ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर राइट साइड में होगा, ठीक है, तो ये इधर ही है, तो u का वैल्यू -39 सेंटीमीटर होगा। इस टाइप से ये मिरर है, ठीक है, इस टाइप का मिरर है। और कैसा मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, तो इस टाइप से बनाइए, इस टाइप से कॉन्वेक्स मिरर है ये, और इधर से ये जॉगर आ रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उल्टा बनाया मैंने मिरर, ठीक है। तो अब जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है यदि उसी तरफ ऑब्जेक्ट है तो u का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है या नहीं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इस तरफ ये मिरर बनाइए आप कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और जॉगर को इधर बनाइए, इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। आप मैंने कार का मुंह इधर लिया है, आप कार का मुंह इधर लीजिए, तो इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट है तो u का वैल्यू नेगेटिव आ गया -39। अब इसमें देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का वो क्या है 2 मीटर है। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा मिरर का, फोकल लेंथ r/2 आएगा। कैसा होता है फोकल लेंथ, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा यानी 1 मीटर आ जाएगा, +1 मीटर आएगा फोकल लेंथ, ठीक है। अब u का वैल्यू जब 39 है तो इस फॉर्मूले का हम अप्लाई करें, ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो 1/v बराबर क्या आएगा, 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ से v का वैल्यू जो आएगा, यदि इसको मैं सॉल्व करूँ, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, ऐसे आ जाएगा। अब f की वैल्यू क्या है 1 है, u की वैल्यू क्या है -39 है, u की वैल्यू -39, f की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया बेटा, v का वैल्यू कितना आ गया -39/-40, यानी v का वैल्यू आ गया +39/40 मीटर। ये इमेज की डिस्टेंस होगी। जब जॉगर 39 मीटर पर है तो जॉगर की जो इमेज मिरर के अंदर बनेगी वो इतने डिस्टेंस पर बनेगी, ठीक है। अब जॉगर तो मूव कर रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो इमेज भी तो मूव कर रही होगी। तो जब जॉगर एक एक सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर चला गया, एज यहाँ लिखेंगे हम, एज द जॉगर इज मूविंग विद स्पीड, यहाँ लिखें एज द जॉगर is as the jogger is running with 5 meter per second speed towards mirror, मिरर की तरफ जा रहा है, तो u में कितना चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में -39 था, और आप ये लिख रहा हूं मैं आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड u क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, -39 + 5 यानी u का वैल्यू -34 सेंटीमीटर हो जाएगा, या नहीं। तो उस केस में v कितना आएगा, तो v बराबर क्या होगा, इस फॉर्मूले में रखो, f तो वही रहेगा 1 और u का वैल्यू क्या होगा -34, ठीक है, और u का वैल्यू -34 और ये -1, यानी v का वैल्यू क्या आ गया 34/35, ये मीटर आ गया, 34/35 मीटर आ गया। यानी 1 सेकंड में इमेज इतनी शिफ्ट हो जाएगी, इस जगह चली जाएगी, 1 सेकंड पहले यहाँ पर थी और 1 सेकंड बाद यहाँ चली जाएगी, तो कितना शिफ्टिंग आएगा इमेज में, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द इमेज इन 1 सेकंड कितना आ जाएगा, इसमें से 39/40 में से ये माइनस कर दो, तो करो, तो शिफ्ट इन द इमेज आ जाएगा। तो माइनस करें, शिफ्टिंग ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी शिफ्ट होगी
पहले कहाँ थी 39/40, इसमें से क्या माइनस करते हैं जो बाद में आ रहा है 34/35, ये माइनस करें तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करें इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो नीचे एलसीएम 40 × 35 ही आ जाएगा, ठीक है या नहीं, और ऊपर आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा 39 मल्टीप्लाइड बाय 35 माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय 40, ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये इतना -1360 अपॉन नीचे आ जाएगा 1400, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/1400 आएगा, और इसका मतलब कितना आ जाएगा 1/280 मीटर, यानी इतना शिफ्टिंग हो जाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतना शिफ्ट हो जाएगा इमेज, 1 सेकंड में 1 सेकंड में इमेज में इतनी शिफ्टिंग आ जाएगी, ठीक है। ये तो एक केस हुआ। ऐसे ही बी केस में जब u का वैल्यू सिमिलरली हम जब u का वैल्यू -29 सेंटीमीटर दे रखा है तो कितना शिफ्टिंग आएगा, ये बी केस है। तो जब u का वैल्यू -29 है तो v का वैल्यू निकाल लो, किस फॉर्मूले से, u × f अपॉन u - f, यही तो फॉर्मूला है। तो u का वैल्यू -29, f का वैल्यू तो वही 1 रहेगा, -29 - 1 तो कितना आ जाएगा, ये 29/30 आ जाएगा मीटर v का वैल्यू। अब 1 सेकंड में जॉगर कितना चल रहा है, 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा -29 + 5 यानी -24 मीटर। तो इस केस में v क्या हो जाएगा, जब u की वैल्यू ये यहाँ रखोगे और f की वैल्यू 1 मीटर होगी तो v की वैल्यू क्या आएगी इस केस में। इस केस में जो v की वैल्यू आएगी बेटा, v की वैल्यू निकालो आप, v की वैल्यू जो आएगी -24 यहाँ रखेंगे तो 24/25 मीटर ये आ जाएगी v की वैल्यू। और शिफ्ट कितना आएगा, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज इन 1 सेकेंड कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, 29/30 माइनस 24/25, इससे शिफ्ट आ जाएगा कितना 1/आपका 150, 1/150 1/150 आ जाएगा बेटा, ये मैं सीधे लिख रहा हूँ 1/150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतना शिफ्ट आ जाएगा पोजीशन में 1 सेकेंड में 1/150 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, इतना शिफ्टिंग आ जाएगा। जैसे उसमें ये तो पोजीशन आया और 1 सेकेंड पर सेकेंड निकालोगे तो अपॉन सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा, इतना शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें हो जाएगा। सी केस में दे रखा है कि u का वैल्यू जब कितना है -19 मीटर है तो कितना शिफ्टिंग होगा, तो इस केस में आप निकाल लेना, इस केस में आप निकाल लेंगे, तो इस केस में आप निकालिएगा कितना आएगा 1/60 मीटर पर सेकेंड। और डी केस में जब u का वैल्यू -9 मीटर है तो शिफ्टिंग कितना आएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से निकालना है जैसे मैंने किया है ऊपर 2 केसेज में, ठीक है। उम्मीद है आप कर पाएंगे, चलिए करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9.5 द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पर, ये एक्सिस है अर्थ का और ये अर्थ है, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में अर्थ जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पर, 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पर। हाउ मच टाइम डज द सन टेक टू शिफ्ट बाय 1 डिग्री। तो सन 1 डिग्री से शिफ्ट होने में जब अर्थ से देखा जाएगा तो कितना समय लेगा, 1 डिग्री से शिफ्ट होने में सन को कितना समय लगेगा। तो देखिए 360 डिग्री शिफ्ट में, जब 360 डिग्री शिफ्ट होता है, क्योंकि एक जो रोटेशन ले रही है अर्थ, एक रोटेशन में कितना लगा रही है 24 आवर्स, और एक रोटेशन का मतलब 360, वन रोटेशन में 24 आवर्स लग रहे हैं, और 1 रोटेशन का मतलब 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री शिफ्ट में 24 आवर्स लग रहा है, 24 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री शिफ्ट में कितना लगेगा, 1 डिग्री शिफ्ट
1 डिग्री शिफ्ट में कितना लगेगा 24/360, ठीक है। और ये आवर में है, और इस आवर को आप मिनट में बदलना चाहें तो 60 मिनट अपॉन 360, ठीक है। और ये 6 और ये 4, तो कितना आ गया 4 मिनट, यानी 1 डिग्री शिफ्ट कितनी देर में आएगा 4 मिनट में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल n का वैल्यू आपको दे रखा है 1.5। कितना दे रखा है 1.5। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर ऑन फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस, तो ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस है मान लीजिए, ठीक है। कैसी भी ले सकते हैं, इसमें नेचर नहीं दे रखी है, और ये इसका एक्सिस है। लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ठीक है। यहाँ पॉइंट सोर्स है और इससे ये लाइट गिरती है, ठीक है। और ग्लास सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है, ये c है, ये p है, तो r का वैल्यू भी इसका दे रखा है 20 सेंटीमीटर प्लस होगा, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस से डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स, ये जो डिस्टेंस है लाइट सोर्स की डिस्टेंस u, ये कितना है -100 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में है, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म, यानी v निकालना है, v निकालना है। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है ना, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो रिलेशन हमने लिखते हैं, ये ध्यान रखिए, ये रिलेशन हमने डिराइव किया था, याद आ रहा है आपको। अब यहाँ μ2 की जगह n2 ले लो, ये n2 है ना, और ये n1 है, ठीक है। n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r, ठीक है। ये n लिखा है हमने, n2 मान लिया इसको, ठीक है। तो n2 कितना है 1.5, v कितना है निकालना है, n1 कितना है 1, और u कितना है -100 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू n2 1.5, n1 1, और r कितना है 20। सॉल्व कर लें इसको सॉल्व कर लें, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 अपॉन v प्लस 1/100 इज इक्वल टू ये 0.5/20, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू, देखो 5 जीरो नीचे जाएगा, 5/200, और ये 1/100 को इधर से इधर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया 200, 5 माइनस 2 ये आया, तो ये आ जाएगा 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 3/200। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा 200 इंटू 1.5/3, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 3 5 जा 10, और 5 2 जा 10, और 2 से ये 100, यानी v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू कितना आया, v का वैल्यू आ गया 100 सेंटीमीटर, ये v का वैल्यू आया। इतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, प्लस v का वैल्यू 100, यानी इधर कहीं बनेगी, ठीक है, इधर कहीं बनेगी, और ये कितनी होगी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली। तो हमने पहचाना कि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, और किसकी बात कर रहा है वो स्फेरिकल ग्लास सरफेस की बात कर रहा है। इस तरीके से इसको पहचाना, और ये रिलेशन हम जानते हैं, अप्लाई किया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। और u नेगेटिव लेना है, आप ध्यान रखना है इस बात को, साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। 9.7 ए मैजिशियन ड्यूरिंग ए शो मेक्स ए ग्लास लेंस विद n इज इक्वल टू 1.47 disappear in a straw of liquid। एक जादूगर एक शो के दौरान एक ग्लास लेंस को
क्या जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है उसको डिसअपियर कर देता है एक लिक्विड से भरे हुए ट्रॉ में। ठीक है, तो ट्रॉ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहा होगा? कुड द लिक्विड बी वाटर? क्या लिक्विड वाटर हो सकता है? देखिए, जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे एयर में आपको मिस्टर इंडिया बनना है, गायब होना है, तो यदि आपकी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही हो जाए जितना कि एयर का है तो हम दिखाई नहीं देंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो जो जादूगर है वो जो ग्लास लेंस है उसको किसमें, लिक्विड में डिसअपियर कर देता है। ठीक है, अब जो ग्लास लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ग्लास लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? 1.47 है। अब जिस लिक्विड के अंदर वो डाल रहा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर, इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर तो क्या होना चाहिए? डिसअपियर करने के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लेंस आपको बराबर करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, यानी लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना करना पड़ेगा? जितना ग्लास का है। ठीक है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएंगे दोनों मीडियम के, तो उस केस में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के बराबर हो जाते हैं तो उस केस में जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे इन्फिनिटी हो जाएगी? देखिए, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों लेंस के बराबर हो जाएंगे तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, म्यू जी अपॉन म्यू एल माइनस वन, ऐसे पढ़ा था ना, ए पढ़ लिया चलो, इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखिए, यदि म्यू जी ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यदि म्यू जी इज इक्वल टू म्यू एम हो जाएगा तो 1 - 1 हो जाएगा, तो 1/F का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1/F क्या आ जाएगा? 0, यानी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। और फोकल लेंथ इन्फिनिटी होने का मतलब, तो जो लेंस है वो प्लेन, जो लिक्विड के अंदर है वो प्लेन सीट ऑफ ग्लास की तरह वर्क करेगा। लेंस जो है लेंस की तरह थोड़ी ना वर्क करेगा। अब इस केस में इस स्ट्रॉ के अंदर जिस लिक्विड में ये लेंस आपने डाला उसमें वो प्लेन ग्लास सीट की तरह वर्क करेगा, प्लेन ग्लास सीट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि फोकल लेंथ उसकी इन्फिनिटी हो गई, और प्लेन ग्लास सीट की तरह जब वर्क करता है तो उस केस में ये डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा। अब ये बताइए कि ये लिक्विड क्या वाटर हो सकता है? नहीं भाई, इसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो लिक्विड का भी इतना ही होना चाहिए। लिक्विड का एन, लिक्विड एल का मतलब लिक्विड, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, इतना होना चाहिए। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम जानते हैं इतना होता है, तो ये लिक्विड वाटर तो हो नहीं सकता। ये क्या हो सकता है? ये जो लिक्विड है जो 1.47 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये कौन हो सकता है? ग्लिसरीन हो सकता है। कौन हो सकता है? ग्लिसरीन। अब ये तो याद रखना पड़ेगा कि ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग इतना होता है, तो ये लिक्विड वाटर नहीं हो सकता, ग्लिसरीन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यदि गायब करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम बना दो। अब जैसे एयर में हमें दिखाई नहीं देना है, तो किसी, ये मान लीजिए पेन है, अभी हमें दिखाई दे रहा है, यदि इस पेन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पेन के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाए तो ये पेन जो है हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उस केस में ये जो है जिस शेप का है उस शेप का ना होकर के इसकी फोकल लेंथ जो है इन्फिनिटी हो जाएगी और ये प्लेन ग्लास सीट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 9.8 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल में? इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर ए ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? तो ये तो बड़ा आसान सा है। पहला, फोकल लेंथ यदि 0.5 मीटर है तो पावर क्या होगी?
देयरफॉर पावर का हम जानते हैं मीटर में जब होती है फोकल लेंथ तो 1/f होता है फॉर्मूला, तो पावर हो जाएगी 1/0.5, यानी पावर कितनी होगी, पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10 5 से कितना कैंसिल होगा, तो यानी पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, ये पावर आ जाएगी, ये पावर आ जाएगी 2 डायोप्टर। ठीक है, चलिए पहला पार्ट हो गया। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेज ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस आर। दूसरा कह रहा है एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस को ही हम डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, आप जानते हो, क्योंकि डबल कॉन्वेक्स सरफेस होती है तो इसे डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है। एक R1 दे रखी है 10, मान लीजिए ये R1 है, इसकी तो प्लस होगी, इधर होगी राइट साइड में, और ये R2 क्या होगी, R2 होगी आपकी माइनस, क्योंकि R2 इस सेकंड सरफेस की होगी तो ये लेफ्ट साइड में आएगा। इस सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में तो माइनस लेंगे। ठीक है, और ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ये कहाँ आएगा, राइट साइड में, ये कहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा, तो इसका क्या लेंगे, प्लस लेंगे, और ये सेकंड का माइनस आएगा, तो ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट साइड में, इसलिए माइनस। फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बड़ा आसान सा है, तो किससे निकाल सकते हैं, ये लीजिए म्यू जी अपॉन म्यू ए, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, 1/f, एफ का मतलब 12, एफ का मतलब क्या है 12 सेंटीमीटर, 1 to 12 इज इक्वल टू म्यू ए तो 1 होता है, तो म्यू जी लिख दिया सिंपली, ये निकालना है हमें, म्यू ए क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसलिए ये तो म्यू जी माइनस 1 हो जाएगा। 1/R1, R1 कितना है आपका 10, माइनस R2 कितना है -15। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 1/12 इज इक्वल टू म्यू जी -1, और ये आ जाएगा +15 होगा, और 150 जो है एलसीएम हो जाएगा, 15 + 10 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ से ये 15 और 10 25, और ये कैंसिल होगा इससे 6 टाइम्स। ठीक है, 6 इधर चला जाएगा, 1/2, यानी म्यू जी -1 इज इक्वल टू 1/2 आएगा, और म्यू जी इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब म्यू जी का वैल्यू आ जाएगा आपका 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, एक कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर। एक कॉन्वेक्स लेंस की एयर के अंदर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। व्हाट इज फोकल लेंथ इन वाटर, तो वाटर के अंदर क्या होगी, एयर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है, और एयर ग्लास का इतना दे रखा है। ठीक है, एयर ग्लास मतलब ये ग्लास का है, ग्लास अपॉन एयर का। ठीक है, और एयर वाटर मतलब ये वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में इतना है, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए हो गया है, और ये हो गया म्यू जी अपॉन म्यू ए। ठीक है, चलिए तो फोकल लेंथ इन एयर दे रखी है, एफ एयर के अंदर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वाटर के अंदर कितनी होगी ये निकालनी है, ये निकालनी है। तो देखो जरा, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। एयर के अंदर जब लिखेंगे तो फॉर्मूला होगा ये, और 1/R1 माइनस 1/R2 ये होगा, और एफ का मतलब 20, म्यू जी अपॉन म्यू ए, म्यू जी कितना है 1.5, और म्यू जी अपॉन म्यू ए हुआ ना एयर ग्लास, एयर ग्लास मतलब ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.5, म्यू जी अपॉन म्यू ए हो गया है। वैसे भी म्यू ए 1 होगा, म्यू जी 1.5 है तो -1 हो गया, 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको सॉल्व करके 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू निकालो। यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 0.5 बचेगा, और ये नीचे चला जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/20 और 0.5 इस तरीके से आ जाएगी। और इसको और सॉल्व करना चाहो
तो 1/r1 माइनस 1/r2 ये आ जाएगा 0.2 पर 10 हो जाएगा, 5 2 से 10, 1/10 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 10 5 से कटेगा 2r, 2 से 20 कटेगा तो 10, 1/10 आ गया 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू। अब देखिए वाटर के अंदर, ये तो एयर के अंदर बात हुई। अब यदि वाटर के अंदर लिखूं मैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू जी अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू आ जाएगा माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप जानते हैं कि लेंस वाटर के अंदर हो चाहे एयर के अंदर हो, उसका 1/r1 माइनस 1/r2 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही रहने वाला है। तो 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ कितना था 10, 1/10, तो यहाँ भी यही रहेगा। तो ये तो ऐसे रख दिया। और म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, ये देखिए म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू जी कितना है, म्यू जी तो है 1.5 और वाटर का कितना है 1.33 माइनस 1। ये इस तरीके से कर लिया। इसको हम सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, तो 1/f(w) ये आ जाएगा 0.17 तो ऊपर आएगा। ठीक है, 1.33 इंटू 1/10 ये आएगा। तो यहाँ से f(w) निकालूँ मैं, f(w) यदि निकालें तो f(w) निकालने पर ये उल्टा हो जाएगा 1.33 अपॉन 0.17 और 10 भी ऊपर आ जाएगा तो ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 1330 अपॉन 17 और ये आ जाएगा आपका लगभग इसको सॉल्व करोगे तो आप 78.2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बढ़ जाती है यदि आप ऐसे मीडियम में डुबोगे लेंस को, ऐसे मीडियम के अंदर इमर्ज करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है थ्योरी में। ठीक है, पावर डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ रही है मतलब पावर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर देखें। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। लेंस कॉम्बिनेशन दे रखा है और देखिए क्या दे रखा है, मैं फिगर बना देता हूँ जो बुक में दे रखा है आपको। इस टाइप से 3 लेंसेज दे रखे हैं। अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। और इसके बाद में एक लेंस ये है, इस टाइप का लेंस है, और इसके बाद में एक लेंस और है इस टाइप का। ये तीनों लेंस कोएक्सियली रखे हुए हैं और ये इनकी प्रिंसिपल एक्सिस है। और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फर्स्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितना है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है। सेकंड लेंस और थर्ड लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकल लेंथ भी दे रखी है, फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ +10, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ -10 और थर्ड लेंस की फोकल लेंथ +30 सेंटीमीटर में है। ये सब ये किस में है, सेंटीमीटर में। ये फोकल लेंथ दे रखी है। अब इमेज कहाँ बनेगा उसकी पोजीशन हमें पता करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इसमें। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेंस के कारण जो इमेज बनेगी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले फर्स्ट के कारण जो इमेज बनेगी वो कर लेते हैं। तो यूजिंग 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया आपका u1, ये क्या हो गया u1। अब फर्स्ट केस में ये v की जगह v1 मान लेता हूँ, फर्स्ट लेंस के कारण बनने वाली इमेज, और u की जगह u1 मान लेता हूँ और फोकल लेंथ ये हो गई। ठीक है, तो 1/v1 माइनस u1 कितना है -30 और फोकल लेंथ कितनी है +10। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है +10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाती है बेटा +15 सेंटीमीटर। कितनी आती है, +15 सेंटीमीटर। इसके कारण जो इमेज बनेगी +15 सेंटीमीटर पर बनेगी इस लेंस के कारण।
अब जब इमेज फाउंड बाय फर्स्ट लेंस, आप जानते हैं एज वी नो दैट द इमेज formed by first lens will be object for the second lens, तो ये सेकंड लेंस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। फर्स्ट लेंस की जो इमेज है सेकंड लेंस के लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, अब सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड लेंस से कितने डिस्टेंस पर होगा, जो डिस्टेंस होगी वो सेकंड लेंस से कितनी होगी, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो इसका होगा, डिस्टेंस जो होगी आपकी U2 सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ना, U2 कितना होगा, जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, 15 पर, और इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, -5 है या नहीं, -5, ये माइनस करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी इस लेंस के राइट साइड में 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पर होगा, इस लेंस के राइट साइड में 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट होगा। अब 10 सेंटीमीटर तो इसका फोकल लेंथ है, 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट जो है सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर है। जब सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ये U2 आ गया, एंड फोकल लेंथ ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, second lens, focal length of second lens is -10 centimeter. So object for second lens is at its focus, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। कैसे, 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2। अब v2 निकालना है, u2 कितना है, +10 है, राइट साइड में है ना, ये लेंस के राइट साइड में है +10, तो प्लस ही लेंगे, u2 इज इक्वल टू f2 कितना है, -10। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अब आप देखो v2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो, 1/v2 का वैल्यू 0 आएगा तो v2 इन्फिनिटी आ जाएगा, आ गया इन्फिनिटी पर इमेज। अब जब सेकंड लेंस के कारण इमेज इन्फिनिटी पर है तो सेकंड लेंस का जो इमेज है थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इमेज ऑफ सेकंड लेंस, since image of second lens will be object for third lens and for third lens object is at infinity, because जो सेकंड लेंस की इमेज है वो इन्फिनिटी पर आ रही है, v2 इन्फिनिटी पर है, तो थर्ड लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पर होगा। तो थर्ड लेंस का जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, और जब इमेज फोकस पर बनेगी तो इसकी फोकल लेंथ यानी 30 सेंटीमीटर पर इमेज आएगी। मैथमेटिकली देखते हैं तो 1/v3 माइनस 1/u3 इज इक्वल टू 1/f3। अब 1/v3 माइनस 1/u3 मतलब इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/f3 मतलब 30 +30 है, तो ये तो सिंपल से कितना आ गया है, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो मैथमेटिक्स करने से भी इतना ही आ रहा है, और वैसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप सीधे लगाओ बिना सॉल्यूशन के भी ये हो रहा है। फर्स्ट लेंस के कारण इमेज कहाँ आ रही थी, 15 पर,
तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर होगा, इन दोनों के बीच 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 10 पर होगा राइट साइड में। 10 इसका क्या है, फोकस है, यानी सेकंड लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पर है, तो इमेज कहाँ जाएगी इसकी, इन्फिनिटी पर। तो सेकंड लेंस की इमेज इन्फिनिटी पर जा रही है, तो थर्ड लेंस का ऑब्जेक्ट कहाँ हुआ, इन्फिनिटी पर। थर्ड लेंस का जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो थर्ड लेंस के कारण इमेज कहाँ बनेगी, उसके फोकस पर, यानी 30 सेंटीमीटर पर। सिंपल सी बात है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। इससे आगे देखते हैं, What focal length should the reading spectacles have for a person for whom the least distance of distinct vision is 50 centimeter? Least distance of distinct vision कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो नॉर्मल विजन होता है, फॉर नॉर्मल विजन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट फोकल लेंथ शुड द रीडिंग स्पेक्टल्स हैव। रीडिंग स्पेक्टल्स की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए जिसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 50 सेंटीमीटर है। वो व्यक्ति जिसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, वो व्यक्ति जिसका नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है, यानी उस व्यक्ति के लिए जो इमेज बन रही है वो 50 सेंटीमीटर पर बन रही है। कहाँ बन रही है, 50 सेंटीमीटर पर बन रही है। और कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। -50 सेंटीमीटर हो गया, कैसा हो गया, -50 सेंटीमीटर हो गया। तो जो नॉर्मल विजन होता है, नॉर्मल विजन के लिए जो डिस्टेंस होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इतना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ होता है नॉर्मली, -25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो जब ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर पर है तो इमेज कहाँ जाएगी, 50 पर। तो फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसे निकालें, ये फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली, ठीक है। तो 1/v माइनस v का वैल्यू दे रखा है ना -50, और माइनस u का वैल्यू -25, और f का वैल्यू निकालना है। तो ये देखिए -1/50 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/f, और ये f आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। प्लस 50 आ रहा है, यानी कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस चाहिएगा उसको, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है व्यक्ति का, वो उसकी इमेज बन रही है वहाँ पर, तो v हो गया वो, ठीक है। और नॉर्मल जो नॉर्मल विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, तो ऑब्जेक्ट इतने पर, तो फोकल लेंथ, किस फोकल लेंथ का स्पेक्ट्रल उसको यूज करना चाहिए, तो इस फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जा सकता है। आगे भी ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं, वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। आगे हम उन 2 क्वेश्चंस को भी करेंगे, 9.11, 9.12, और इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।